नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये तो इतना बड़ा रहस्य हो गया जो कब सुलझेगा, कब नहीं सुलझेगा। वो है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। उनके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। आपको याद ही होगा कि अभी जेपी नड्डा साहब, जगत प्रकाश नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं लगातार। केंद्रीय मंत्री भी वो हैं और उनका कार्यकाल खत्म हुआ यूं तो 2023 में हो गया था जनवरी में, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन उनका चल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सबके पास अलग अलग जवाब हैं, कोई जवाब ठीक से नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने कहा कि यक्ष प्रश्न का जवाब जो है सिर्फ युधिष्ठिर दे सकते हैं। तो मैंने एक युधिष्ठिर की तलाश की, जो भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से जानते हैं, कवर करते रहे हैं। हिंदुस्तान की पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद आता है कि वो हंगामा भी जब जैन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर देवेगौड़ा सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया, मतलब उनकी रिपोर्ट की वजह से गिरा, और लगातार काम करते रहे। और फिर ऐसे भी लोगों में से हैं वो जो आईएएस की यानी सिविल सेवा को छोड़कर पत्रकारिता में आए। आर राजा गोपालन साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, उनका बहुत स्नेह हमेशा बना रहता है। तो मैंने कहा कि सर नमस्कार, आपका बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम स्वागत है। आप मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, व्यस्तता आपकी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुशी जब की बात है विष्णु बाबू, आपसे मैं जोड़ने के लिए खुशी से है। आज एक गुरु पूर्णिमा भी है। मैं शुरू करता हूँ, आपने डिबेट शुरू करने के पहले मैं जरूर अपना जो गुरु का प्रणाम प्रणाम करते हुए एक श्लोक पढ़ करके मैं करूंगा, क्योंकि विश्व में शांति चाहिए। विश्व में शांति के लिए हम श्लोक पढ़ना पड़ेगा। आप शुरुआत कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल शुरू है। आपके श्लोक के साथ ही शुरू करेंगे। मैंने पत्रकारिता के बारे में आप जिक्र किया था। प्रणाम करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हुए विजय त्रिवेदी दर्शकों का बहुत प्रॉस्पेरिटी, आगे बढ़ना है बिना जो बेस्ट ऑफ हेल्थ के साथ। ईशानाम जगदोत्सवें कडबदेर विष्णु पराम प्रेयसीम तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकाम तक्षांति संवर्धनीम पद्मालंकृत पाणिबल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम्। हमारा पूर्व ऋषि लोग 5,000-10,000 वर्षों को पहले वंदे जगन्मातरम करके लिखा था। उसी से लेकर के वसुदेव कुटुंबकम वगैरह करके जो पार्लियामेंट में लिखा। लेकिन मुझे जितना भी मेरा पिताजी मुझे अध्ययन कराया है संस्कृत में, मैंने कम से कम 8-10 साल पढ़ा है। उसी से मुझे लगता है त्रिवेदी जी, एक सब भारतीय जनता पार्टी बाकी कल्चर के लिए नहीं प्रसर कर सकती। इसके बारे में विस्तार से मैं कहना चाहता हूँ, आप शुरुआत कर लीजिए। एक एक विजय त्रिवेदी दर्शकों का मैंने प्रार्थना किया है, अच्छा प्रॉस्पेरिटी हुए, बड़ा खुशी से रहना है जी। बस आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ बनी रहे। सर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने कहा, वैसे आपने श्लोक पढ़ा। आजकल तो श्लोक लोग जानते भी नहीं, और फिर दूसरा श्लोक पढ़ने वाले लोगों को कम्युनल भी लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग जो सेक्युलर लोग हैं। खैर वो मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि सर जब देख रहा था कि जब यक्ष प्रश्न हुआ, प्रकृति में जब यक्ष के प्रश्न होते हैं कि जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो यक्ष जो है युधिष्ठिर को ढूंढते हैं। तो मैं तो यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैंने युधिष्ठिर ढूंढा, आर राजा गोपालन साहब। सर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो आपने बनवाई 1980 में, वो स्थापना दिवस पर मैं उपस्थित थे। अटल जी से भी इवन आपका जो फादर इन लॉ देवनाथ मिश्रा साहब से भी मुलाकात हुआ था। उस टाइम पर पुराना कहानी है बाबू, ऐसे नहीं है। मैंने जो जनता पार्टी से बीजेपी प्राप्त हुआ है, उस दरमियान जो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन हम विस्तार से बात कर लेंगे। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे पूछ रहे थे, मैं जवाब दे दूंगा। क्योंकि जो बीजेपी का कम से कम 40-50 जनरल काउंसिल मीटिंग आपने देखा, बीजेपी का कम से कम जो नेशनल कन्वेंशन है, जनरल काउंसिल मीटिंग है, 8-10 चुनाव पत्र है, ये सबको हम दोनों अध्ययन किए हैं।
आपको इतना जानकारी है, मेरा इतना जानकारी है, लेकिन आज का जानकारी अलग तरीके की है, आप अंदर से उसको जानते हैं, मैंने बाहर से उसको देखा है। तो मुझे समझाइए ये कि ये वाजपेयी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है 1980 की, जो आज नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी बन गई है, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर? कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा जानकारी के मुताबिक, जो मेरा अनुभव है उसके मुताबिक, बीजेपी 1980 से 2014 तक एक प्रारंभ था। 2014 के बाद बीजेपी में परिवर्तन आने लगा। उसका मूल कारण कांग्रेस विरोध शक्ति है। अटल बिहारी वाजपेयी, अद्वानी साहब दोनों अच्छा मित्र थे वगैरह, लेकिन उनको कांग्रेस से कुछ प्यार भी था बीच बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी का कमरे में अभी सोनिया गांधी का वगैरह वगैरह वो दर्शन करके ही जाते थे, करके अफवाह भी उड़ाते थे उस टाइम, क्योंकि कांग्रेस के निर्भर था। लेकिन कांग्रेस को खत्म किया नरेंद्र मोदी ने, चूर चूर किया है, इसीलिए बीजेपी का नया रूप आया है। मुझे लगता है अध्यक्ष का आने वाले 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री साहब विदेश से आ रहे हैं जी। कल तो आरएसएस का जो उच्च स्तरीय मंडल का मीटिंग खत्म हुआ है, उधर से जो 1-2 सज्जन से बात करने का मौका मिला है। मुझे एक रूपरेखा मिल रहे हैं दिनेश, जो विजय जी, वो उसमें कुछ बीच में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यही तो हम आपसे समझना चाहते हैं। और आपने कहा कि आरएसएस के लोगों से बात हुई, क्या आरएसएस तय नहीं कर पा रहा? नहीं, ये इसमें उनको डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इसमें है। शायद 2029 का कौन लेके जाएगा बीजेपी का। आरएसएस चाहते हैं चौथा बार भी बीजेपी आना चाहिए, नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता चुनाव में जाना है 2029 में। ये तो निर्णय है, ये तो लक्ष्मण रेखा है। आप नीचे आ जाइए। नड्डा साहब कार्यकाल में अच्छा बहुत हुआ है, प्रगति हुआ है। वो तीसरा बार अध्यक्ष प्रधानमंत्री आ गया है, दो भी जो कम सीट से। इसमें कम सीट होने के बाद आरएसएस को ऊपर बीजेपी से बीच में जो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो विस्तार से नहीं जाने की जरूरत है, हम लोग बात कर चुका है। आगे आने वाले दिन में बीजेपी चाहती है जो बीजेपी का अध्यक्ष अपना कंट्रोल में रहना। आरएसएस वो नहीं चाहती है। आरएसएस चाहती है हमारा कंट्रोल में होना। सम सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वार है, ये सचमुच है। लेकिन वो उसका सुधरने के लिए रूप तैयार हो गया है। 1-2 नाम बार बार चल रहे हैं। एंड नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं एक मैडम को बिठाना है, लेकिन आरएसएस नहीं चाहते हैं। आरएसएस को फीलिंग अलग, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है विजय जी, उसको मैं स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो तो मोदी साहब की पसंद के ही अध्यक्ष हैं। तो अभी क्या परेशानी थी? और उससे पहले अमित शाह जी थे। तो क्या वो दोनों लोग आरएसएस की सहमति के अध्यक्ष नहीं थे? आप इतने समय से आरएसएस को और बीजेपी को देखते हैं, क्या आरएसएस की परमिशन या सैंक्शन या सहमति के बिना कोई अध्यक्ष हो सकता है बीजेपी का? नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि देखिए, आप रामलाल जी से, जितना भी पुराना राम माधव से, अभी बीएल संतोष से, जो भी है, बीजेपी का जरूर आरएसएस निगरानी रखती है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जो देर पर दबाव है आने वाले दिन में। क्योंकि जो विचित्र स्थिति है आने वाले जो बीजेपी अध्यक्ष का, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान को टोका टाकी है, एंड मोर ओवर बांग्लादेश में इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आरएसएस उसको नजदीक नजरिया से देखती है। सिर्फ आरएसएस का ये नहीं है कंट्रोल, बीजेपी प्रेसिडेंट एक्स होगा, वाई होगा, इजेड होगा, ये नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस पर हिंदुत्व का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतना जो एक्सेप्ट बीजेपी और कोई पार्टी नहीं होगा, आरएसएस मानसिकता से अपना आदमी रखने के लिए जरूर कोशिश तो करेगा, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बीजेपी से होगी। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस को खत्म ऐसे कर दिया कांग्रेस का नरेंद्र मोदी ने, उठ नहीं पाता, कमर तोड़ दिया। ये आरएसएस नहीं कर सकते थे। यस।
तो एंड सेकंड, आरएसएस बीच में जो पिछले 15 साल से मुझे देखते आ रहा हूँ, आरएसएस को मन पर कुछ 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 किचकिचाव है मन पर, क्योंकि बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और सदगुरु और बाबा बागेश्वर, अभी नए मध्य प्रदेश में एक नया शुरुआत हुआ है, ये लोग कैसे कैसे आगे, जैसे मशरूम ग्रोथ को तरह, ये स्वागत करने की बात है। लेकिन आरएसएस का मन पर है ये हमारा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं शायद बीजेपी, ये इसका आशंका का दूर करना है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, हमें लगा कि वो तो सब उनका आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद तो है, लेकिन बच्चा बड़े होने टाइम पर कोई गलती तो करते हैं। लेकिन आपने इसको आरएसएस गलती मानता है, ये जो सारे बाबा साधु को बीजेपी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खड़ा कर रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है? नहीं, ऐसे गहरा से नहीं जाना है विजयी, आपको ये मोटा मोटा जगह से मैं बतलाता हूँ। अच्छा, ये ट्रिपल तलाक में आरएसएस का खुशी हो गया, या सीएए में खुशी हो गया, एंड सेकंड थिंग जो अभी यूसीसी लेके आ रहा है खुशी हो रहा है, वक्फ बोर्ड में खुशी हो रहा है, इतना भी सरकार कर रहा है। लेकिन बार बार ये राहुल गांधी बोल रहे ना जी, सरकार में संगठन में एकदम घुस गया बीजेपी आरएसएस, ये गलत है। आरएसएस शुरुआत में है, ये नहीं है यस्टरडे टुडे, इंदिरा गांधी टाइम से भी था। लेकिन जो कल्चरल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कल्चरल डेवलपमेंट, राम मंदिर, ये इतना मसला में, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं मैं राजनीतिक भी करना है। आपने जितना बोल रहे मैं कर रहे हैं, हम तो देखो ट्रम्प से बात करना, टैरिफ वॉर में हम कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस बीच टोकना नहीं चाहिए। सो देयरफॉर कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको सुलझ जाएंगे। मुझे लगता है अभी एक दो नाम पर बीजेपी अध्यक्ष करे, 50-50 चांसेस में अग्री कर लेगा। आखिर में जो भी बीजेपी का अध्यक्ष बन रहे हैं वो आरएसएस दबाव में आ जाएगा। अच्छा, इस पर मैं पूछता हूँ, लेकिन आपने अभी प्रांत प्रचारकों की मीटिंग का जिक्र किया जो अभी 4, 5, 6 को दिल्ली में खत्म हुई, उसका क्या रेस्पॉन्स आपको समझ में आया? जो आपकी बात हुई, क्या कह रहा है आरएसएस, क्या उसका निचोड़ क्या है? सक्सेसफुल था जी, सक्सेसफुल था। उनके मन पर है जो कांग्रेस का स्थिति आफ्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो लोग इतना प्रचार करने का मूड पर नहीं है, क्योंकि वो लोग डाइवर्स हो गया है। एंड सेकंड थिंग, अपोजिशन यूनिटी देखो, अखिलेश यादव को देखो, लालू प्रसाद यादव को देखो, कम्युनिस्ट पार्टी को देखो, जो आरएसएस का जो प्रचारक मीटिंग पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर नजर रखते हैं। कम्युनिस्ट मदर ऑफ कांग्रेस है। तो इसमें देखने में आरएसएस का क्लियर पिक्चर है, 2029 क्लियर है फॉर बीजेपी। ठीक है, तो 2029 का दो बातें है कि भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। आपने कहा कि कुछ दबाव है आरएसएस का भी, और 2 नामों पर बात चल रही है। तो क्या जो नड्डा साहब ने कहा था 2024 के चुनाव में कि भाई आरएसएस से बड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे विस्तार से मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। नड्डा साहब से बात करने का मौका मुझे मिला था, ये पत्रकारिता में ये जो मिस रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन कभी नड्डा साहब आरएसएस के खिलाफ बोला नहीं है। ये आरएसएस भी मानते हैं, आरएसएस भी करते हैं, लेकिन बीच में देखो ऐसे होते रहता है। ऐसा होता रहता है, बड़े भाई का ऐसा चलता रहता है ना। तो अब ये मुझे बताइए, एक आपने कहा, फिर मैं अध्यक्ष पर आता हूँ, एक आपने कहा एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आरएसएस खुश है, तो वो तो बीजेपी को सारा परेशान कर रखा है एजुकेशन पॉलिसी ने। आप सोचिए, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक हर दिन परेशान होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आप मुंबई में बैठे हैं। उसको भी आरएसएस से दवाई है, कोई मूली रखा है, उसको भी सुधर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अनलेस नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक नहीं करोगे, आगे वाले दिन में इंडिया आरएसएस को हाथ से निकल जाएगा, कंट्रीज एजुकेशन पॉलिसी बिगड़ जाएगा। ये तनाव है आरएसएस बीजेपी को बीच में। देखो फॉरेन यूनिवर्सिटी आने लगे धड़ाधंग,
अभी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने कम से कम 100 एकड़ जमीन दे दिया है 4-5 यूनिवर्सिटी के लिए। मध्य प्रदेश में होने लग गया, उत्तर प्रदेश में होने लग गया। अभी देखो उत्तर प्रदेश में इतना विस्तार हो रहा है लेकिन फोकस बिगड़ रहा है। सो देयरफॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और भी स्ट्रेस होना चाहिए। तमिलनाडु में कर रहे वो राजनीति कर रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में कर रहे राजनीति कर रहे, इससे बीजेपी अंडरस्टैंड करती है, आरएसएस भी अंडरस्टैंड करती है। नेशनल एजुकेशन, अच्छा विजय जी 5-6 साल 10 साल के बाद मैं रहूं नहीं रहूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटलाइजेशन का प्रभाव इतनी बड़ी हो गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पीछे हट गई। लैंग्वेज का भी कोई मतलब अब उस तरह से नहीं रह गया, एआई के बाद कोई मतलब। ये एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, एक नरेंद्र मोदी साहब ने चीन का राष्ट्रपति जो लीडर का जी जिनपिंग को महाबलीपुरम लेके गया थे, महामल्लापुरम। यस, उस टाइम पर मुझे भी सौभाग्य मिला है मेरा पत्रकारिता में जाने का है। उधर मैं चीन से बात कर सकते, हिंदी, चीन, इंग्लिश एकदम। मुझे चीन तो आता नहीं, मैंड्रिन, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखो ये फोन में आप बोलोगे वो चीन से वो बोल रहे हैं, सामने वाला चीन खड़ा है, आप बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, आप हिंदी में भी बोल रहे हैं। ये दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट। देयरफॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगा इसके बीच में? अमित शाह साहब बोल रहे सारा मदर टंग इंग्लिश नहीं चाहिए, ये आरएसएस का खुशी है, खुशी भी नहीं है। तो इंटरनली देखने में आने वाले बीजेपी का अध्यक्ष ये भी नजरिया से रखना पड़ेगा, वो उसके लिए कौन विद्वान है बीजेपी में। देखो भूपेंद्र यादव तो आजकल रेस में 100 में 75% पास हो गया। अच्छा, बाकी मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी साहब का कस दोस्त है। मैं आप दोनों देखा है, नरेंद्र मोदी साहब ने नयन अशोका रोड में टू व्हीलर में मनोहर लाल खट्टर उतरते हुए मैं काफी बार देखा है। ये तो अभी बोलने का स्वभाव नहीं है, गलत है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं क्योंकि उसको 70 साल हो गया, वो आगे 10 साल मांगते हैं नरेंद्र मोदी। वो 2000 एक जनरेशनल चेंज का थॉट है ना इस समय बीजेपी नहीं, तो 2040 का 2035 का नरेंद्र मोदी नजरिया रखते हैं। जैसे देखिए नवाब सिंह सैनी, मोहन यादव, विद्या शर्मा जी, ऐसे लोगों को लेके आ गया। ये क्या, ये उसी के फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे बीजेपी अध्यक्ष का। जैसे पिछले 14 साल में 11 साल में आरएसएस का दबाव में क्या क्या आया है, हम जो हमारा डिबेट आ रहा है इंटरेस्टिंग भी जा रहा है विजय। 14 से 24 तक मेरा पास लिस्ट है, कम से कम 18 आरएसएस को राज्यपाल निकल दिया। नरेंद्र मोदी का चॉइस था, नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को बात सुन ली। आरएसएस ने बोला ये चीफ मिनिस्टर की बात आप ले लो, चीफ मिनिस्टर का चॉइस आप ले लो, चीफ मिनिस्टर चॉइस है, गवर्नर हमें बनाने दो, चीफ मिनिस्टर आप बनाओ, आप रख लो। इसमें भी देखो, उसमें पिकअप से देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का पिकअप से वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनारे करके मध्य प्रदेश में बाकी कितना बड़ा नेता है उसको दरकिनारे करके छत्तीसगढ़ देखो कैसे चीफ मिनिस्टर चुन लिया। नॉट ओनली दैट, ओडिशा में देखो, ओडिशा में सो इतना चीफ मिनिस्टर पिकअप नरेंद्र मोदी बीजेपी का पिकअप को बाद, गवर्नर्स नाम पिकअप को बाद, मुझे लगता है 2025 जुलाई 20-25 तारीख के बीच में जो इस बार बीजेपी का अध्यक्ष बन रहे, ये नरेंद्र मोदी का अच्छा पिकअप होगा, मुझे वो करना है। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस का आदमी नहीं, आरएसएस का नाम नहीं होगा, ये आरएसएस की सहमति से होगा। तब आप बधाई भी दे देंगे, बस दैट्स ऑल। बड़े भाई तरफ से रखेंगे, नरेंद्र मोदी की बात चलेगी, आरएसएस की बात नहीं चलेगी। तो दूसरी बात है कि दो बातें चल रही थी, एक तो ये जनरेशनल चेंज की बात आपने करी थी कि भाई यंग होना चाहिए, दूसरा एक चर्चा बहुत चल रही थी कि साउथ से हो और वुमन हो, दोनों नहीं होगा। साउथ से दम नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने देख लिया तेलंगाना तमिलनाडु में, पिछले मुझे भी जो सौभाग्य मिला है साहब से बात करने का, उनको साउथ में बड़े अट्रैक्शन थे पहले,
अभी जो वेंकैया नायडू साहब का क्लैन उस लेवल पर जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं है। वो नहीं है। तो मतलब उत्तर भारत से होगा। तो अब थोड़ा सा नहीं, और नहीं, नहीं, थोड़ा सा और एक सेकंड जल्दी नहीं करना भाई, मुझे धक्का नहीं देना। नहीं। ये देखिए, वेंकैया नायडू का प्रेसिडेंट बन सकते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना। सो नरेंद्र मोदी का नजरिया से साउथ इंडिया में बहुत लीडर्स है, बहुत बहुत बड़ा लीडर्स है। जो लक्ष्मण साहब है, अभी ये इलेक्शन कमीशन का बीजेपी वो पुराना आदमी है, आरएसएस से हुआ है। संजय बंटी है, लेकिन उनकी बहुत यंग है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं बुढ़ा भी नहीं है, यंग भी नहीं है, बीच में चाहिए। दैट इज व्हाई ही ऑप्टेड फॉर भूपेंद्र यादव टाइप। तो यू आर नेमिंग भूपेंद्र यादव कि भूपेंद्र यादव फाइनल नाम हो सकता है? 75% पास हो गया। 75% पास हो गया। सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये इतनी बहस आप जबरदस्ती का डिस्कशन करते हो, बीजेपी के परमानेंट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी सरकार में तो अमित शाह है, कोई भी अध्यक्ष बन जाए क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अमित शाह का काम बहुत बड़ा करने का है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी वगैरह। जो विकसित भारत नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं, उसको ये मेन स्तंभ अमित शाह है। क्योंकि पार्लियामेंट में आपने पिछले 10 साल से देख रहे होगा, मुझे राजनाथ सिंह साहब, अरुण जेटली साहब, नितिन गडकरी से अच्छा मिलने के लिए जो मौका मिले थे पिछले 10-15 साल से। yes. लेकिन मुझे लगता है विजय, अमित शाह का पार्लियामेंट का कैरा पार्लियामेंट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। देखो, राम मंदिर 377 एंड सेकंड थिंग यू अभी रिसेंटली हुआ था वक्फ बोर्ड बिल। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गया, लेकिन अमित शाह साहब का कंट्रोल कर दिया। मुझे देखने में सौभाग्य मिल रहा है, इतना अटल बिहारी वाजपेयी, अद्वानी आते थे, सब लोग खड़े होकर के नमस्ते वगैरह पार्लियामेंट में, बीजेपी जनरल एग्जीक्यूटिव वगैरह में ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी आने के पहले अमित शाह आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। अमित शाह का कंट्रोल है। दैट इज व्हाई जो भी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो विकसित भारत का जो रूपरेखा लेगा, वो बीच से निकलना है, वो उसके बीच से निकलना है। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि वुमेन प्रेसिडेंट नहीं होगा 100%। मुझे तो नहीं लगता, नहीं है नो। अभी नरेंद्र मोदी ने ट्राई कर दिया है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा सुमित्रा महाजन को दिया। अभी देखो अध्यक्ष बन गया, एक एक स्टेप ऊपर करते करते नरेंद्र मोदी गया है। अचानक नहीं किया नरेंद्र मोदी को। मैं बहुत डीप से अंडरस्टैंड करता हूं। मैं एकदम द्रौपदी मुर्मू मैडम के लिए लेके आ गया अचानक। मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग पर 2-3 लोगों से बात करने का मौका मिला। उस टाइम पर किसी को नहीं पता था, सब लोग सुमित्रा महाजन करते थे, लेकिन रामनाथ कोविंद आ गया। रामनाथ कोविंद के बाद कौन आएगा देखना नहीं। सो देयरफॉर एक वुमेन प्रेसिडेंट हो गया। अभी नेक्स्ट चांस है वुमेन वाइस प्रेसिडेंट का, वो शायद निर्मला सीतारामन को साउथ से बनेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर नॉर्थ इंडिया से ही होगा बीजेपी का अध्यक्ष। बीजेपी का अध्यक्ष। एक अभी तो ये झगड़ा क्यों चल रहा है सर कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी स्टेट जो बीजेपी की पूरी तरह से कंट्रोल वाली स्टेट्स मानी जाती हैं, वहां भी अध्यक्ष नहीं बन पा रहा। उसमें विस्तार से जाने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। अभी पिछले 2 महीने से 4 बार हो चुका है, नरेंद्र मोदी का आदेश से अमित शाह योगी से मिल गया है। एंड नॉट ओनली दैट, डे बिफोर यस्टरडे मुझे पक्का जानकारी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो ब्लैक कैट कमांडोस है, सारा इंडिया में 10 जगह पर पोजीशन करने का मौका दिया है। आफ्टर पार्लियामेंट अटैक ये सजेशन था सरकार का, आईपीएस ऑफिसर्स तरफ से, यूनियन होम सेक्रेटरी तरफ से। नरेंद्र मोदी साहब ने बोला उत्तर प्रदेश में भी एक लगा दो, वाराणसी में। लेकिन अमित शाह, मिस्टर योगी दोनों मिलकर अयोध्या को लेके गया। वो कल स्थापना दिवस है, उसको जो अयोध्या में एनएसजी का हब बना दिया, क्योंकि अयोध्या नजदीक है। नरेंद्र मोदी का देखो, अमित शाह को देखो, दूर से जो सरकार 2029 ने 2034 में बाई चांस कोई एंटी हिंदू गवर्नमेंट आ गया, वो राम मंदिर को ठोकेगा फर्स्ट।
Therefore एनएसजी का कमांडो कर दिया। Therefore मुझे लगता है विजय बाबू, अमित शाह का रोल अच्छा है। अमित शाह मिस्टर योगी आदित्यनाथ इकट्ठा हो गया और 2029 में ये पीडीए करके बकवास करते हैं ना जी, जो अखिलेश यादव पिछले दलित अल्पसंख्यक, उसको चूर चूर करेंगे। Therefore बीजेपी अध्यक्ष आने वाले स्टेट में नजरिया से देखना है। वो आदमी तो एक दो पकड़ लिया कह रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पसंद है पसंद नहीं है, इसमें भी आरएसएस का स्टार्ट चाहिए। नाउ कमिंग टू गुजरात। गुजरात में सीआर पाटिल साहब बहुत नजदीक है पीएम थे। उनको अगले चीफ मिनिस्टर रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, बीजेपी बचेगी उधर। नहीं तो जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, मर चुकी है, उसको श्राद्ध हो गया, पितृपक्ष मातृपक्ष ये तर्पण कर दिया है उसको। गुजरात में सीआर पाटिल साहब को आगे वाले प्रोजेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर रूप में। देखो उससे इसने डिवेट करके मैं एक चीज आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी में क्यों नरेंद्र मोदी ने 2024 में सीआर पाटिल का वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री दिया, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर बनाया? क्यों? ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, आरएसएस की स्ट्रैटेजी है। नरेंद्र मोदी के पता है एक बार हमें जरूर ठोकूंगा पाकिस्तान का, उस टाइम पर आईडब्ल्यूटी के पक्का पकड़ के रखेंगे। ये कम से कम 20-25 साल से नरेंद्र मोदी दिमाग पर हो रहे हैं, उसका कामयाब हो गया 2025। सिमिलरली सीआर पाटिल का आप अलग रख दीजिए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो कमिंग टू द पॉइंट, हु विल बी द बीजेपी चीफ, उसमें बहुत पॉइंट्स है जो आरएसएस का जड़ माना जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उसी से कोई देखे उसको मुताबिक बीजेपी को गुजरात में एक अध्यक्ष चुन मतलब आइडेंटिफाई कर दिया है। अभी कल परसों हो जाएगा, लगता है वो भी हो जाएगा जरूर। इसमें प्रॉब्लम तो है। तो जो आपने नाम जीरोइन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र जी का, भूपेंद्र जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो बहुत ही बैक बेंचर्स भी हैं और पार्टी का काम बड़े चुपचाप तरीके से करते हैं। अरुण जी के वक्त से भी वो लगातार रहे, फिर अमित शाह जी के साथ में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तमाम तरीके के काम करते हैं, मतलब उनकी कॉम्पिटेंस का फर्क नहीं है। लेकिन सर इस समय लोकसभा स्पीकर राजस्थान से, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो हैं वो राजस्थान से, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान से। ये जो हम कई बार जो हम लोगों के दिमाग में फितूर रहता है कि रीजनल इम्बैलेंस तो नहीं होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये जो धनखड़ साहब को तो शायद प्रमोशन मिलेगी, अभी 1 साल बाकी है 2027 में, सो उसको हट जाना, उसको हटा दो। तो कमिंग टू पॉइंट, बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, आप उनकी होप्स बढ़ा रहे हैं धनखड़ साहब? बढ़ा रहे नहीं, निर्मला सीतारमण को तो उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी दिमाग पर आगे आने 2 साल में क्या होगा, राजनाथ सिंह होगा, हुकुम होगा, भगवान जाने। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में राजनाथ सिंह का इतना भाव दिया है मोदी साहब ने, वो जरूर राष्ट्रपति का प्रयत्न तो करेंगे, जरूर कंटेस्ट तो करेंगे। उपराष्ट्रपति यही हो गया। सो कमिंग टू द पॉइंट, ओम बिरला एंड भूपेंद्र यादव। ओम बिरला तो सरकार से हट गया। ऑलवेज स्पीकर ऑफ लोकसभा इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार का संभालना है पार्लियामेंट में। भूपेंद्र यादव को एज फैक्टर है, पिछले अनदर 10 साल के वो पार्टी का बड़ा करेंगे, विकसित भारत को लेके जाएगा, ये मन पर है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ये रेडी फॉर हिम, आरएसएस इज रेडी फॉर हिम है, आरएसएस उनके लिए सहमत है? प्रेशर फ्रॉम बीजेपी इज देयर, मोदी एंड अमित शाह। आरएसएस चाहते हैं कोई सम अदर नेम, वो पसंद नहीं है। बताइए आप सर, राजा गोपालन साहब का होने का फायदा क्या होगा कि आरएसएस का क्या नाम है वो तो बताइए मुझे। आरएसएस के मन पर अगले अध्यक्ष ये नहीं है, जो आने वाले भूपेंद्र यादव के नेक्स्ट देवेंद्र फडणवीस को रखने का चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस, लेकिन वो ब्राह्मण निकला है, अभी नड्डा साहब ब्राह्मण है, ये भी पीडीए का बीच में ब्राह्मण कैसे आएगा? पिछले आदिवासी अल्पसंख्यक वगैरह, बिहार में चुनाव भी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के एक ग्रुप लंबे साल में पक्का इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाले हैं, ये आरएसएस को मानना चाहते हैं। So therefore, शिवराज सिंह चौहान रूल्ड आउट, मनोहर लाल खट्टर रूल्ड आउट। एक करते जाओगे, बचा कौन है फिर? बचे कौन है?
कोई नहीं है। वही मैंने कहा एलिमिनेशन फॉर्मूला जो हमारा समीप बीजेपी, जो आप हम दोनों इकट्ठा नोटबुक लेकर के बीजेपी 9 नंबर अकबर रोड में, अशोका रोड में बैठते थे, उस टाइम पर अरुण जेटली था, गोपीनाथ मुंडे था, अनंत कुमार था, सुषमा स्वराज थी, सब लोग गुजर गए हैं। तो परिवर्तन तो आ रहे हैं। सपोज वो लोग जिंदा होते, जो मुझे लगता है आरएसएस का प्रॉब्लम नहीं होते। अभी आरएसएस का प्रॉब्लम टॉप लीडरशिप सीन से हट गया। चलिए ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। फिर जब अध्यक्ष बन जाएगा तो फिर आपसे चर्चा करेंगे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुंबई में हैं आप, बहुत स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्ते।